I welcome back all the students who are joining this session today. We are going to start a new unit that is the last unit also, which we will go through today. It is Unit 4, Community Health Concepts. और इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे ए है causes of common diseases prevalent in society and nutrition requirements in the following. तो इनमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड टाइफाइड। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कैंसर है और कार्डियोवास्कुलर है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं और भी तमाम सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में यहाँ पे नहीं नाम लिया गया, तो हम केवल उतनी ही कवर करेंगे जो यहाँ पे दी गई है ना। अब बात आती है पहले, व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट। कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट है क्या? इसको जानने के लिए पहले आपको कम्युनिटी को जाना पड़ेगा कि कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी कोई एक जैसे लोगों का समूह जिनके खाना पीना, जिनकी सभ्यता, जिनका धर्म और जिनका रहन सहन, जिनकी बोलचाल, जिनकी पहनावा और तमाम सारी चीजों में एकता मिलती हो, ऐसे एक ग्रुप को जिसमें काफी ज्यादा लोग हों, कई परिवार हों, ऐसे एक ग्रुप को कम्युनिटी कहा जाता है। अब कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल विशेष की नहीं करते हैं। और कम्युनिटीज आपको मालूम है ये कुछ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में होती है। जैसे कोई एक गांव या दो तीन गांव या चार पांच गांव हो गए, है ना। तो वहां पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की बीमारियां लोगों को हो सकती हैं, तो अलग अलग तरीके से उनका मैनेजमेंट और सिस्टम भी होगा। जैसे आगरा का पानी खराब है, तो वहां पे बीमारियां कौन कौन सी उस पानी की वजह से हो सकती हैं, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल एरिया है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो वो कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम वहाँ का डिफरेंट होगा। मथुरा चले जाएंगे, मैनपुरी आ जाएंगे, फिरोजाबाद आ जाएंगे, पानी अच्छा मिलेगा, चेंजेस होंगे। इसके साथ में कल्चरल चेंजेस वो डिपेंड करते हैं, हमारे कास्ट पे भी डिपेंड करते हैं, हमारे धर्म पे भी डिपेंड करते हैं, तमाम चीजों पे। तो कम्युनिटी एक जैसे लोगों का समूह जिनके बहुत सारे करेक्टर्स, बहुत सारे चीजें आपस में मिलती जुलती हो। ठीक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीज प्रेवलेंट इन सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग। तो हमारी सोसाइटी में जो समुदाय हैं उनमें कौन कौन सी वो आम बीमारियां हैं जो अक्सर फैलती हैं, तो और उन बीमारियों में किस किस प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जैसे डायबिटीज में हम क्या भोजन लें जो हमारे लिए बेहतर होगा, हाइपरटेंशन में हम क्या लें क्या न लें, ये चीजें इसमें कवर करी जाएंगी। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधा चलता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। तो देखिए यहाँ से, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड दैट इज ग्रीटिंग टू यू ऑल। 27 जनवरी है और हम लोग विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज ये कंप्लीट कोर्स आपका खत्म करेंगे, है ना। तो देखिए यूनिट 5, कम्युनिटी कंसेप्ट, हेल्थ कंसेप्ट, कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीजेज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये पार्ट 1 है। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए दिस इज, ये कम्युनिटी कंसेप्ट है। तमाम तरीके के अलग अलग लोग हैं और उनके ऊपर जो अम्ब्रेला आपको शो कर रहा है और नीचे हाथ शो कर रहा है, तो ये समाज का, पूरे समाज के तमाम तरीके के अलग अलग लोग हैं जिनकी जिनको सुरक्षा प्रदान करना, है ना। कम्युनिटी कंसेप्ट ही ये है कि समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी डिफरेंस के, बिना किसी जाति पाति या बिना किसी व्यक्ति विशेष के ध्यान रखे सभी को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। तो community health refers to the simple health services that are deliverable by laymen outside hospitals and clinics। अब community health की अगर हम बात करते हैं तो हमारे हॉस्पिटलों से बाहर, जैसे आप जानते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स हैं या आशाएं हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इसी तरीके से सहेली हैं,
तमाम है ऐसी जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को अपॉइंट किया गया है। साथ में तमाम वॉलंटियर्स होते हैं जो तमाम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो हॉस्पिटल से बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी कम्युनिटी हेल्थ के अंतर्गत आ जाती है। इसमें बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं जो काम करते हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट है क्या। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट में द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ refers to the health status and well-being of a group of individuals who share common characteristics, interest and geographical location। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। किसी क्षेत्र विशेष में ऐसे लोगों का एक समूह जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अपने हित, उनका अपना रहन सहन, उनका अपना खान पान, उनका अपना धार्मिक व्यवस्था, उनकी अपनी भाषा एक जैसी हो, ऐसे समूह को कम्युनिटी कहते हैं। और ऐसे समूह का स्वास्थ्य का देखभाल करना कम्युनिटी हेल्थ के अंतर्गत आता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित ना होके इसका जो अप्रोच होती है वो पूरी सोसाइटी के लिए होती है। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को वो सारी सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा एंड एविक्वेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और पॉलिसी चेंजेस हैं। और तमाम ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये कम्युनिटी कंसेप्ट के अंतर्गत ही आते हैं। WHO जो है उसने क्या परिभाषा दी है कम्युनिटी हेल्थ की। WHO आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य के बारे में मॉनिटरिंग और उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इसी में ही इनके कई पार्ट्स हैं जिनमें से एक रेड क्रॉस सोसाइटी है जो युद्ध हो या भुखमरी हो या कोई भी दैवी विपदा हो उसमें ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समूह है जो काम करता है लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि environmental, social and economic resources to sustain emotional and physical well-being among peoples in that uh, they that advance their aspirations and satisfy their needs in their unique environment। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट है उसके अंतर्गत हमारे सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक चीजों को सुरक्षित रखते हुए हमारा जो है ना हमारा मानसिक, भौतिक अथवा जो भी हमारी इच्छाएं हैं और हमारी संतुष्टि है उन्हें पूरा करते हुए हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा कर सके, ऐसे एनवायरनमेंट को हम एक कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल हम तैयार करें समाज में जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी के मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें सपोर्ट मिल सके और उसी वातावरण में वो पूरी तरीके से विकसित और पल्लवित हो सके। ऐसे एनवायरनमेंट को हम कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट के अंतर्गत डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अब आता है कि कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट में हियर आर की एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट। कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट के कुछ की जो फिगर्स हैं वो ये हैं। देखिए, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ और जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल बिहेवियर्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये तमाम चीजें हैं जो हमारे अंदर विविधताएं खड़ी करती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमें सामाजिक स्तर पे गवर्नमेंट के जो प्रयास होते हैं, आप जानते हैं CSC होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और एक PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, और फिर इंजीनियरिंग वो मेडिकल कॉलेजेस तक और तमाम रिसर्च सेंटर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि आपको बहुत कम खर्चे में बेहतरीन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट में कुछ मुख्य बिंदु हैं वो ये है। पॉपुलेशन सेंटर्ड अप्रोच, कम्युनिटी हेल्थ एम्फसाइजेस द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन रेदर देन इंडिविजुअल हेल्थ। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स में जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो पूरे कम्युनिटी के लोगों के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो व्यक्ति विशेष को अगर कुछ खास चाहिए तो आप जाओ हॉस्पिटल में भर्ती हो, अपना खर्चा करो और उसका लाभ उठाओ। यहाँ ये ऐसे सेंटर्स होते हैं, जो भी कोई आएगा उसको सभी को एक समान ट्रीट किया जाएगा। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव स्ट्रेटजीज, तो अब इनका क्या होता है, ये लोगों को कैसे बीमारियों से बचें, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए भी तमाम सारे तरीके से प्रयास करते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सकता है, और प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर्स एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल वेलबींग्स, किस तरीके से उनसे बचें। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उन्हें कैसे फॉलो करें, उनके बारे में लोगों को कैसे जागरूक बनाएं, और जिससे वो अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसमें क्या होता है, सामाजिक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और ये कल्चरल, सांस्कृतिक और पर्यावरण, ये सभी का विकास प्रॉपर हो सके। तो इसमें जो भूमिका होती है वो किस किस की होती है, हमारे सामाजिक, आर्थिक और ये कल्चरल को कहते हैं, सांस्कृतिक और पर्यावरण के फैक्टर्स में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा, रोजगारी, मकान, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, और इसके साथ में ही जो कम्युनिटी है उसमें कम्युनिटी इन सब में एक अपना एक अच्छा रोल अदा करती है। कम्युनिटी एंगेजमेंट में क्या है कि कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही डिसीजंस लिए जाएं, उनकी पार्टिसिपेशन हो और कम्युनिटी के लोग डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हों। अगर इस तरीके की सिस्टम को हम डेवलप करेंगे लोकल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, तो लोग ज्यादा जुड़ते हैं और वहां पे हम लोग बेहतर काम कर पाते हैं। हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, तो कम्युनिटी में हमेशा समग्र विकास के लिए प्रयास होने चाहिए। वो समग्र विकास में आर्थिक, सामाजिक और मानसिक और पर्यावरण, ये सभी कुछ आ जाते हैं। तो हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच कम्युनिटी हेल्थ में चलती है। एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, तो यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं बिना किसी मानवीय भेदभाव के सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर पर्चा 1 रुपए का बनता है तो 1 रुपए का ही बनता है। फिर जो डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहा है वो वहां पे आपसे नहीं पूछता कि आप किस जाति से हो या आप कौन है, वो बराबर ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए उनके न्यूट्रिशन से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित और सब्सटेंस अब्यूज, जैसे लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, इसके लिए जागरूकता। और सबसे ज्यादा अब जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है। अब लोग मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हो रहे हैं और लोगों को ये पता भी नहीं है कि मानसिक बीमारियां होती कैसे हैं और वो कैसे पता करें कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। ज्यादा अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि यही बन रही है दुनिया में। हमारे देश में फिर भी अभी कम है। बहुत सारे जो देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हैं, और जितने धनी देश हैं उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है उनमें। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स। तो इसके साथ ही गवर्नमेंट क्या करती है कि लोकल एजेंसीज हैं, जैसे आप जानते हो हमारे इंडिया में अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है शायद उसके अंतर्गत। तो वो कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो खर्चा आएगा आप करेंगे और गवर्नमेंट उसका पेमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इनिशिएट करती है और हर तरीके से कोशिश ये रहती है कि सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और उनके अपने लोकल जगह पे मिले, उसके लिए उन्हें ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़े। आप देखिए, कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीज प्रेवलेंट इन द इंडियन सोसाइटी। अब हमारा जो देश है, हर एक देश का वातावरण अलग अलग है, पर्यावरण अलग अलग है, वहाँ की बीमारियां भी उसी के हिसाब से डेवलप होती हैं। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे आप जानते हो 12 महीने होते हैं लेकिन ऋतुएं होती हैं लगभग 16, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है। अब सर्दी जाएगी, अभी खूब सर्दी पड़ रही है, थोड़े दिनों में सर्दी कम होगी,
और उसके बाद में फिर एक मौसम ऐसा आएगा जब सर्दी एट पार होगी, उसका धीरे-धीरे गर्मी पड़ेगी, तो इस तरीके से मौसम का जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा अपना देश एक ऐसा देश है, ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में है, जहाँ पे पहाड़ से लेके समुद्र और रेगिस्तान से लेके ये प्लेन एरिया सब कुछ है, सब कुछ। दुनिया में एक देश ऐसा है जो पहाड़ों में ही है, एक देश ऐसा है जो बर्फ में ही है, एक देश ऐसा है जो गर्मी में ही है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सब कुछ है। We are the citizens of that country which have all the diversities and all the climate and all the factors that can be possible in nature. So we can say we are fortunate in that context. So thank you for your nice emojis also. I am getting regularly Anu Srivastav and a lot of students. तो हम लोग वास्तव में हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि हम लोग ऐसी जगह पे हैं। दूसरा, विशेष करके हम लोग जो आगरा रीजन में रहने वाले हैं, हम लोगों को सब कुछ मिलता है, गर्मी भी मिलती है, सर्दी भी मिलती है, बारिश भी खूब मिलती है। और साउथ में चले जाएंगे तो सर्दी नहीं मिलती, नॉर्थ में चले जाएंगे तो गर्मी उतनी नहीं मिलती है, और अगर उधर राजस्थान साइड में चले जाएंगे तो दोनों चीजों की स्थितियां क्या होती हैं, मिली जुली। तो ये हम लोग सेंट्रल एरिया में पड़ते हैं, सब कुछ मिलता है हम लोगों को। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीजेस प्रेवलेंट इन सोसाइटी। पहले तो हमारी सोसाइटी में डिजीजेस हैं कौन कौन सी, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा बीमारियों में हृदय की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, सांस से संबंधित बीमारियां हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हैं, न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। और हमारे देश में जो बीमारियां न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं वो मल न्यूट्रिशन होता है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन। खाना उतना पावरफुल नहीं होता जो हमें पूरी पावर दे सके। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ओवर न्यूट्रिशन होता है, मतलब आवश्यकता से अधिक उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हम लोगों के यहाँ बहुत होती हैं, कैंसर बहुत होते हैं, हेपेटाइटिस सब कम हो गया है, ये अब ज़्यादा नहीं होता है। इसी तरीके से मेटल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से अब खत्म हो गया लगभग पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी कहते हैं। तो ये तमाम सारी बीमारियां हैं हम लोगों की सोसाइटी में जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब इनमें से हम पढ़ेंगे उन्हें जो रिकमेंड की गई हैं। तो देखिए, सबसे पहली एक रिकमेंडेशन है डायबिटीज की। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। और मैं आपको एक निवेदन और करूं कि बहुत सारी बीमारियां तो बना ली गई हैं आपको मार्केट का एक पार्ट बनाने के लिए। आप अगर इसके डायबिटीज के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर जगह ये मिलेगा कि लाइफ स्टाइल डिजीज है। और लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब है कि आपका लाइफ स्टाइल खराब है, इसकी वजह से डिजीज है। जैसे बीच में एक दौर आया था बहुत ज्यादा एड्स वाला। एड्स को इतना खतरनाक तरीके से वो किया गया प्रमोट, कि दुनिया डरने लगी, पता नहीं कितनी भयंकर बीमारियां और क्या है। और उसकी फुल फॉर्म ही अपने आप में आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ गई, बस ये बीमारी है। अब एड्स को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि पता नहीं कितनी बुरी बीमारी है, एड्स की जैसे बीमारी हो गई वो आदमी पता नहीं कितना बुरा है, उससे कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, डायबिटीज के बारे में भी ऐसा ही है। मैं ये चूंकि सिलेबस आपका लिमिटेड है इसलिए उतने तक ही सीमित रहूंगा। मैंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। और एक नाम है, आप लोग चाहें तो ये ऑफ होने के बाद क्लासेस के आप सर्च करें, आपको आश्चर्य लगेगा कि बीमारियों को कैसे बनाया जाता है और बीमारियां क्यों बनाई जाती हैं जबकि वो बीमारियां होती नहीं है। नाम है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। उनको अगर कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो इतने क्रांतिकारी वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे उनकी बुक का एक का टाइटल है, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। अब हॉस्पिटल में जाके आदमी जीवित होके लौटता है, लेकिन वो कहता है हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। ये किताब आप उसकी पढ़ें। इसी तरीके से उसका चैलेंज है कि एक हफ्ते के अंदर डायबिटीज वो ठीक करेंगे, और बिना किसी मेडिसिन के, केवल आपके खान पान परिवर्तन से।
ऐसे ही एक डॉक्टर हैं हेगड़े, कर्नाटका के हैं। हार्ट के वो बहुत बड़े डॉक्टर रहे, अमेरिका में भी रहे, हार्ट के स्पेशलिस्ट। उसके बाद अब वो नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक डॉक्टर हैं, उनका क्लिनिक है SAAOL, साओल, और उनका नाम है डॉक्टर, मैं थोड़ा सा अभी मिस कर रहा हूँ। वो हार्ट की बाईपास सर्जरी तक भी नेचुरोपैथिक तरीके से करते हैं, जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं और कोई कुछ नहीं। बिमल झाझर नाम है उनका डॉक्टर का। तो इन्हें आप इंटरनेट पे भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं, आपको इनके बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो इन लोगों से जब आप पढ़ेंगे, खास करके बिसरूप रॉय चौधरी से, तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में कितने प्लांट तरीके से इन बीमारियों को बनाया गया है। स्टार्टिंग में WHO का स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए 120 अभी है, 80 और 120 ब्लड प्रेशर है, तो ये कभी 100 और 180 तक हुआ करता था, 150 तक हुआ करता था। उन्होंने 5 पॉइंट अगर डाउन कर दिए, जैसे 80 है, अगर इसको 75 कर दें, तो आप ये समझिए कि कितने सारे लोग जो होंगे जिनका 5 पॉइंट कम होगा, तो वो भी मरीज डिक्लेयर कर दी जाएंगे और उनकी दवाई शुरू हो जाएगी। और कभी जब ये 100 था, तो 100 तक पे भी उन्हें मरीज नहीं माना जाता था। तो ये मेडिकल साइंस क्या करती है कि पैसा कमाने के चक्कर में जो पैरामीटर्स उन्हें डाउन कर दिया, अब आप मरीज हो गए। और बीपी और डायबिटीज के मामले में बता दूं, आप खाना खाएंगे, खाने में अगर आपने कुछ ऐसी चीजें खाई जो जल्दी पचने वाली हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और एनर्जी बढ़ेगी, आपने चेक करवाया तो पता लगा कि आपको डायबिटीज है। आप गर्मी में बहुत भागते हुए, परेशान होते हुए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, और चूंकि आप गर्मी से गए थे और डॉक्टर पास गए, डॉक्टर कुछ बड़ा है, आपने उसका तामझाम देख के उसने कहा एक इंजेक्शन और लगेगा आपको। अगर कोई लड़की हुई बेचारी, जिसे कभी इंजेक्शन नहीं लगा, तो वो इतनी घबरा जाएगी कि उस समय डॉक्टर उसका बीपी और चेक कर लेगा। तो जो बीपी चेक करेगा, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि बीपी बढ़ेगा तभी आपके अंदर घबराहट पैदा होगी, तभी आपको डर लगेगा। और बीपी अगर ना बढ़े, और आपके सामने सांप खड़ा हो और आपका बीपी ना बढ़े, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। बीपी सूट अप करता है तभी एनर्जी आपकी बॉडी में आती है। और डॉक्टर के सामने जब आप जाते हैं, उसे भी देख के आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे सर के सामने किसी की पहली बार जाएं और कोई पनिशमेंट आपको दिया जाना चाहिए। उस समय आपका बीपी चेक किया जाए तो डेफिनेटली बढ़ा हुआ निकलेगा। तो आपका बढ़ा था 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको लिख दी दवाइयाँ, ले जाओ भाई खाओ। अब वो दवाइयों को जब आप खाओगे, तो जब बीपी आपका बढ़ा नहीं है फिर भी आप दवाइयाँ खा रहे हो, तो आप बीमार जरूर हो। और मैं आपको बताऊं, आप जरा देखना अपने आसपास में, अगर कोई आपको व्यक्ति ऐसा मिले आपके घर में जिसको डायबिटीज हुई थी, और 3-4 साल उसने डायबिटीज की दवाई खाई, तो 3-4 साल में उसको बीपी हो गया होगा। और अगले 2-3 साल अगर बीपी और इसकी मिला के दवाइयाँ खा ली डायबिटीज की, तो आप यकीन मानिए कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम भी खड़ी होने लगी होगी। या तो उसकी स्टंट पड़ गया होगा, या पड़ने वाला होगा, ब्लॉकेज होगी उसमें, और LDL वगैरह बढ़ा हुआ होगा, और दिक्कतें होंगी। ये आप अपने घर में अगर कोई है तो उनमें भी आप देख सकते हैं, है ना। तो है क्या, इन सब चीजों को हम खान पान से ही नियंत्रित कर सकते हैं, दवाइयों से उतना ज्यादा नहीं। जहाँ जरूरी पड़े वहां दवाई लेना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता दवाई मत लीजिए, आपका पैर टूट जाए और आपका नेचुरोपैथी तरीके से करेंगे, तो फिर ये गलत चीज है। क्योंकि उसे सर्जरी की जरूरत है, हड्डी निकली हुई है आपकी, आप कहेंगे नहीं मैं तो नेचुरोपैथ हूँ, मैं इसे मानूंगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब डायबिटीज है क्या, इसे समझ लीजिए। डायबिटीज मतलब ग्लूकोज। आपकी ये आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, इनमें ये जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये RBC हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, और WBC हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और ये ग्लूकोज के वो आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लो टुकड़े जिन्हें हम कहें। तो इस तरीके से ग्लूकोज हमारे इन आर्टरीज के अंदर ट्रेवल करता है, जो हमारे शरीर की तमाम सेल्स तक एनर्जी को ले जाता है। और उस जो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी होती है, वो हमारी सेल्स तक पहुंचाता है। अब इस वाली जो आर्टरी को आप देख रहे हैं, इसमें ये ग्लूकोज के पार्टिकल बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये कारण क्या होता है कि जब ये ग्लूकोज हमारी इनमें ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जाता है, तो हमारी जो सेल्स होती हैं,
तो सेल्स का गेट का खुलना, जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो, उसका गेट का खुलना सेल का, ये काम है इंसुलिन का। तो इंसुलिन प्रॉपर हमारे ब्लड में होता नहीं, तो फिर क्या होता है कि जो हमने खाना खाया उससे ग्लूकोज जो पैदा हुआ, जो सेल्स में जाके कन्वर्ट हो जाना चाहिए एनर्जी में, वो नहीं हो पाता और उसके कणों की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती है, जो आप इस हाइट वाले में देख पा रहे हैं। इससे इसी को ही हम कहते हैं डायबिटीज, कि हमारे ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज हो गया, और ये नॉर्मल ब्लड ब्लड ग्लूकोज है। डायबिटीज यही है। अब देखिए, डायबिटीज दो तरीके की है। इस साइड के चित्र में आप देख लें, टाइप 1 कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और क्योर। टाइप 1 डायबिटीज है, इसका कोई उपचार नहीं है, और ये ठीक कभी नहीं हो सकती। ये आजीवन रहेगी जब तक आदमी रहेगा, और उसे आर्टिफिशियल वो लेना पड़ेगा, इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह के थ्रू। द बॉडी डज नॉट क्रिएट एनफ इंसुलिन, बॉडी इंसुलिन को बना ही नहीं पाती। और कारण ये ज्यादातर जो होता है बचपन से ही होता है, उनके अंदर ऑटो इम्यून बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं जिसमें इंसुलिन पैदा होता है, उसी को ही ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज अननोन बाय जेनेटिक्स में प्ले रोल। इसका कारण अभी तक पता नहीं है ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब कुछ नहीं पता होता है तो डॉक्टर कहते हैं जेनेटिकल है, या सिंड्रोम कह देंगे, या रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन। तो पूरे लाइफ इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत होती है टाइप 1 के लिए। टाइप 2 जो है, ये आप अपना खान पान बिगाड़ते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं होती है, उल्टी सीधी चीजें ज्यादा खाते हैं, नशा पत्ता करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उनकी वजह से ये होता है। और इसमें जेनेटिक भी हो सकता है, आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। आप अगर ज्यादा काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे केवल खाते रहते हैं, उससे भी हो सकता है। मोटापा बढ़ता है, उससे भी हो सकता है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन की टेबलेट्स और ज्यादा कमी होने पे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों की वजह से कई सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, और दोनों में ही हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सिम्टम्स क्या होते हैं? प्यास ज्यादा लगती है, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है, और आपकी निगाह जो है वो धुंधली हो जाती है, और कुछ कुछ चक्कर भी आने लगते हैं। ठीक। तो ये टाइप 1, टाइप 2 और डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, ये चीज आपको पता लग गई। अब टाइप 1 डायबिटीज जो है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होती हैं वो खुद अपने आप को ही मारने लगती हैं, और हमारी बॉडी में बीटा सेल्स की कमी हो जाती है पैनक्रियाज में। और इनका प्रारंभ जो है ना, वन सेट दैट इज टिपिकली अकर्स इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, बचपन में या थोड़े से जब आप बड़े होते हैं तभी ये बीमारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं अभी, तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में आप जान चुके हैं। इसके बाद में अब डायबिटीज 2 जो है, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है पैदा। इंसुलिन बनता भी है तो वो उतना नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, या हमारी जो ग्लूकोज को कैरियर के रूप में जो काम करता है वो नहीं प्रॉपरली कर पाता। इसकी वजह से ये दिक्कतें खड़ी होती हैं, और ये बच्चों में नहीं बड़ों में ज्यादा होता है, लेकिन अब बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। देखो कैसे पता लगेगा आपको डायबिटीज है? प्यास ज्यादा लगेगी, पानी खूब पिएंगे, पेट भरा होगा लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। अ, कहीं भी कट लगेगा, कहीं भी जख्म थोड़ा सा होगा, वो आसानी से भरेगा नहीं, खून जल्दी नहीं रुकेगा। थकान ज्यादा महसूस होगी, आपको धुंधला दिखेगा, बार बार यूरिन जाना होगा, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपका वजन कम होता जाएगा काफी ज्यादा। इस तरह के लक्षण है तो डायबिटीज है। सानिया, आपको तो नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब रिस्क फॉर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, एक तीसरी डायबिटीज और होती है जो आप लोगों ने नहीं सुना हो, गैस्ट्रेशनल। इसमें क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड आप जानते हैं, वो होता है जिसमें माँ अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है, वो पीरियड गेस्टेशनल पीरियड कहलाता है, जो कल आपको मैंने पढ़ाया था। तो पेट में ही बच्चा है तभी उसको अगर हो जाए डायबिटीज,
तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा जो थर्ड किस्म की डायबिटीज है वो गेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान ही पैदा होती है। माँ में अगर कई दिक्कतें हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, या माँ कोई इस तरह की ट्रीटमेंट ले रही है, या कोई ऐसी चीजें हैं, तो इसमें ये पैदा हो जाता है। या इससे जो है ना, ओबिसिटी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज अगर रही है, तो इस तरह की चीजें शुरू होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज लेटर। तो ऐसी स्थिति में या तो प्रेगनेंसी पीरियड में ही उसको हो सकता है, या पैदा होने के बाद में थोड़े समय बाद उसको टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना गेस्टेशनल डायबिटीज में ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें डायबिटीज में न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कैसे करें, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी के घर में डायबिटीज के पेशेंट होंगे, और डायबिटीज को भी मैं आपको बताऊं कि आप दवाई रिकमेंड तब करें जब बंदे को इनसे 4-5 चीजें, जैसे धुंधला दिखना, चक्कर आना, या लगने के बाद में जल्दी न भरना, या थकान महसूस होना, या स्वेलिंग वगैरह होना, जिन्हें आप दबा के देखें, दबा हुआ मांस वहां पे रह जाए। ये आमतौर पे किडनी के दिक्कत का सिम्टम होता है, लेकिन ये डायबिटीज के साथ भी जुड़ा होता है। ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है, तभी आप लें ये क्या नाम है, टैबलेट या दवाइयाँ। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटीज के पूरे पैरामीटर्स होते हैं टेस्टिंग में, लेकिन उन्हें कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता, तो आप दवाई बिल्कुल ना लें। अननेसेसरी दवाई खाना गलत है। आप आप क्या करें, जैसा लोगों में नहीं होता, और हम भी नहीं करते थे ज्यादा, लेकिन अब हम वास्तव में जब से इसको हम पढ़ा रहे हैं, तब से हम भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक तो मीट और स्वीट्स कम से कम, पोल्ट्री, एग्स, चीज एंड योगर्ट थोड़ा सा मॉडरेट, और फिश एंड सी फूड ले सकते हैं। बट फ्रूट, वेजिटेबल, ब्रेड, पास्ता, राइस, अदर ग्रेन्स, पोटैटोज, ऑलिव ऑयल, बीन्स, नट्स, लेग्यूम, सीड्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये डेली सर्विंग बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेली सर्विंग बेहतर नहीं है। राइस प्रॉब्लम करता है, पोटैटो भी प्रॉब्लम करता है, और भी बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम करती हैं अगर रेगुलर आप ले रहे हो तो। और बी फिजिकली एक्टिव, एंजॉय मील्स विद अदर्स। तो ये तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज में देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपका ऐसा हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा ना हो। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, हम जब भी कोई चीज खाते हैं उससे ग्लूकोज रिलीज होता है, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है, और उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके सेल्स में ले जाके स्टोर करती है। तो किस भोजन का पचने की स्पीड कितनी फास्ट है, जितनी स्पीड फास्ट होगी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। मतलब एकदम जैसे खाते ही अगर ब्लड को सूट करे, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। जैसे आप ग्लूकोज इलेक्ट्रॉल वगैरह डालें पानी में और पी लें, आप देखें तुरंत आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो, कम लें। और जिनका लो होता है, जैसे होल ग्रेन है, लेग्यूम है, वेजिटेबल्स है, इन्हें लें। इनसे आपको फायदा होगा। अब इनका लो क्यों होता है, इसका कारण भी देखो, आपको मैं कल बता चुका हूँ। इनमें सब में फाइबर ज्यादा होता है, और फाइबर हमारे खाने के पचने की प्रक्रिया को स्लो कर देता है। तो हमारी एनर्जी भी धीरे धीरे रिलीज होती है, और धीरे धीरे वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है और स्टोर भी हो जाती है। प्रोटीन्स हैं, इनमें लीन प्रोटीन्स लाइक पोल्ट्री, फिश, टोफू, लगून एंड लो फैट डेयरी, ये चीजें वैसे नहीं लेनी चाहिए ज्यादा। रेड एंड प्रोसेस फीड जो मीट है वो ऑलरेडी वर्जित होता है पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट है फैट्स में, फैट्स कम से कम लिए जाने चाहिए, और उनमें फ्रूट्स की फॉर्म में लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सेचुरेटेड फैट जैसे घी, तेल, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। फ्राइड प्रोसेस्ड स्नैक्स और फूड से बचना चाहिए। मीट वगैरह फैटी जो है उनसे भी बचना चाहिए। और इनका आपको हाई फाइबर फूड जैसे होल ग्रेन फ्रूट और वेजिटेबल से जो हमें मिलता है ये क्या नाम डायबिटीज में फैट, उसको लेना चाहिए। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल बना रहा है। अगला सेम है, डुप्लीकेट हो गई है। नेक्स्ट है मील टाइमिंग,
खाना खाने का समय आप अपना उचित रखें, सही रखें, हर 2-3 घंटे में कुछ खाते रहें। ये कहना है साइंस का। लेकिन नेचुरोपैथी में जो मैं रहा हूँ, उनका ये कहना है कि एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कम से कम 4 से 8 घंटे तक का अंतर होना चाहिए। और ये कहते हैं हर 1-2 घंटे में कुछ खाते रहो। अब मैं लाइफ के निष्कर्ष के रूप में अगर कहूँ तो मैं कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं हूँ कि सही क्या है। क्योंकि मैं सभी को यूज़ कर चुका हूँ और किसी में मैं कुछ पकड़ में कोई चीज़ नहीं आ पाई कि वास्तविकता क्या है। यू कैन नॉट बिलीव ऑल द स्टूडेंट जो भी आप हैं, मेरी बात पे विश्वास इसलिए करें, ये रिकॉर्डिंग में सेशन है और बहुत सारे लोग इस बात के सबूत हैं कि मैंने 37 डेज फास्ट रखा है रेगुलर। केवल जूस थोड़ा सा लेता था बस। और मैंने पढ़ा था कि 2019 का जो वर्ल्ड का वो मिला था अवार्ड मेडिसिन का, डॉक्टर हॉन्जो और डॉक्टर एलियन, जो जिसमें एक जापानीज थे और एक अमेरिकन थे, उन्हें जॉइंटली मिला था। और उन्हें इसी बात पे मिला था अवार्ड कि उन्होंने ये खोज की थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि फास्टिंग से कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। और उन्होंने अपने सारे प्रयोग इस पर बताए थे। मैंने उन्हें पढ़ा, फॉलो किया, और मेरा वेट, आप यकीन शायद फिर नहीं कर पाएंगे कि मैं 92 तक पहुंच गया था। और उसके बाद में 1-1.5 साल में मेरा वो टाइम आया, मेरा वेट 58 केजी था। यू कैन नॉट बिलीव, आई एक्सपेक्ट, but this is in recording, and if you need any evidence in that matter, then I can be able to provide to you. और बहुत लोग हैं जो हमें पर्सनली जानते हैं, वो उन्हें सभी को मालूम है। तो इतना ज्यादा सब कुछ एक्सट्रीम पोजीशन पे करने के बावजूद मेरे अपने कोई निष्कर्ष फाइनल नहीं है। अब मील टाइमिंग्स में, जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ा विचित्र है। एक तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, टाइम अभी हो चुका है ऑलरेडी ओवर। एक मेरठ में इंस्टीट्यूट है, संस्था है जिसका नाम है तप सेवा सुमिरन। तो उनके अपने भोजन के बारे में इतने विचित्र एक्सपेरिमेंट्स हैं कि आप लोगों को आश्चर्य होगा उनके बारे में जान के। उनके यहाँ एक थे बद्री नारायण करके, जो फाउंडर थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके बताए हैं कि 15-15 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, केवल क्या लिया, गंगा जल, गंगा जी का जो पानी होता है वो थोड़ा सा पिया, और कुछ भी खाने में नहीं लिया। और उन्होंने ये कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया है मालूम है? राज्यपाल भवन उत्तर प्रदेश सरकार के जो होते हैं उनके यहाँ। तो वो अभी भी है, और बागपत में है, आश्रम है उनका, उसमें भी मैं रहा हूँ। वो भी मेरे अपने अनुभव है। तो वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाते और पूर्ण स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, और जो बीमारियां थी वो और दूर हो गई। वहीं पे एक जो मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, उस मेरठ के मेडिकल कॉलेज के तमाम लोगों ने, डॉक्टर्स ने, इन लोगों के आश्रम में जो लोग रहने वाले थे इनके ऊपर अपनी वो एमडी और डीएम वगैरह करते हैं, जो डॉक्टरेट में डिग्रीज होती हैं, उन्होंने इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए। और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने इन्हें पाया है कि ये कितने विचित्र लोग हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, शायद एस साक्य, उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा है, इन लोगों के बारे में। तो मैं ये अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपका टॉपिक से रिलेटेड मैं रहूंगा। तो मेरे अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, मैं बहुत जगहों मैंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत जगह मिला हूँ लोगों से, बहुत काफ़ी कुछ किया है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मील टाइमिंग, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, मेंटेन रेगुलर मील टाइम्स। अब ये साइंस कहती है, लेकिन जो नेचुरोपैथी है वो ये कहती है कि जब आपको भूख लगे तब आप खाओ। भूख आपको लगती है, घड़ी को नहीं। अगर आप 1 बजे खाना खाते हैं, रोज 1 बजे ही खाना खाएं, ये जरूरी नहीं। क्योंकि किसी दिन आपने ज्यादा चले, ज्यादा वर्क किया, भूख जल्दी लग जाएगी। किस दिन आपने ज्यादा वैसा मसालेदार और ज्यादा हैवी खा लिया तो भूख देर में लगेगी। लेकिन आप नियम बना लिया कि 1 बजे खाएंगे, और भूख लग नहीं रही तब भी खाएंगे, और भूख लग रही है 11 बजे, लेकिन अब आप 1 बजे का इंतजार करेंगे। तो नेचुरोपैथी कहती है जब भूख लगे तब खाओ।
ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट टाइमिंग में रहो, लेकिन साइंस कहती है नहीं, घंटे से रहो, घड़ी जब बजे तब खाना खाओ। तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये बात ठीक है कि सुगरी एंड ड्रिंक्स वगैरह को एक्सेसिव में यूज मत करो। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी शरीर की डिमांड अलग अलग है, अपनी अपनी एनर्जी लेवल अलग अलग है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अपना काम करने का तरीका अलग अलग है, तो सबका एक जैसा नहीं हो सकता। फिजिकल एक्टिविटीज में रेगुलर एक्सरसाइज करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आपका वेट भी मैनेज होगा। वेट को मैनेज करके रखें। और वेट का अपना फार्मूला है कि कितनी हाइट और कितनी एज और सेक्स मेल या फीमेल के आधार पर आपका वेट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट, और ये शायद आज का लास्ट होगा, हाइपरटेंशन। ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन दो बीमारियां हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही है। अब हाइपरटेंशन होता क्या है? मान लीजिए ये आपका शरीर है, इसमें जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें ब्लड चलता है। अब ब्लड जो है ना, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके हार्ट से शरीर के हर कोने कोने तक पहुंचने के लिए कितना प्रेशर उसे चाहिए होता है, जिससे दबाव से वो वहां पहुंचता है। तो ये जो प्रेशर होता है, इसमें जब हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और तमाम सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और हमारी ब्लड की इन आर्टरीज को चोक कर देते हैं, जिससे प्रेशर उन पे बढ़ता जाता है। जैसे कोई इंजन हो ना, उसका मोटा नल हो, उसको फिर आप पतला करते जाओ तो प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि वो आर्टरीज इतने दबाव के बावजूद भी हार्ट के ब्लड को पंप नहीं कर पाती आगे तक। तो यहीं से हमारा हाइपर टेंशन होने लगता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब ये हमारी एक सीमा से ऊपर चला जाता है, तब ये हमारी बीमारी कहलाता है। कॉजेज क्या है? प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? नो आइडेंटिफाइबल अंडरलाइंग कॉजेज, ऑफन रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन तो पता ही नहीं लग पाता। ये आपके जीने के तरीके से, पर्यावरण के ऊपर और जेनेटिक जो परिस्थितियां उन पर डिपेंड करता है। रिस्क फैक्टर्स, आपका एज, फैमिली हिस्ट्री, जाति आपकी, आपके लोग और आपका लाइफ स्टाइल, इस पे भी निर्भर करता है। लेकिन थोड़ी सी विचित्र बात है कि जाति शब्द यहाँ पे रेस है। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो आपका जो हाइपरटेंशन है कम होगा या ज्यादा होगा ये हमें पता नहीं है। मुस्लिम है तो कम होगा ज्यादा होगा पता नहीं है। साइंस है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको भाई। ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो होता है जहाँ पे आपको किडनी की बीमारी है, या हार्मोनल डिसऑर्डर है, या कोई आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनकी वजह से आपका बीपी सूट कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स हैं किडनी डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर्स में हाइपरथायराइडिज्म। जब आपकी थायराइड ग्लैंड से जो T3 और T4 हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वो जब ज्यादा निकलने लगते हैं तो आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत भी हो जाती है, या स्लीप एपनिया है, या सर्टेन मॉडिकेशंस हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स वगैरह आप ले रहे हैं, डिकंजेस्टेंट ले रहे हैं, तब भी आपका बीपी हाई हो जाएगा। इसमें लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपर टेंशन क्या क्या है? अनहेल्दी डाइट, आप गलत खाना ले रहे हैं, नमक ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और पोटेशियम कम ले रहे हैं। तो आप नमक अगर ले भी रहे हैं तो आप क्या करिए कि वाइट वाला नमक तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, उसे बंद कर दीजिए। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपका लाइफ स्टाइल बड़ा शानदार है, बड़ा आरामदायक है, भगवान ने सब सुविधाएं दी हैं, सर्दी का टाइम है, आराम से बैठे हुए हैं और खूब आप अखरोट और काजू बादाम खा रहे हैं, सेहत बना रहे हैं। और ये पता नहीं अखरोट काजू बादाम ही आपके लिए भावी बनने वाले हैं, है ना? और मोटापा, खाते पीते घर के आप लगते हैं जब मोटे दिखाई देते हैं तो, लेकिन ये खाते पीता घर बड़ा दुखदाई होता है, कंट्रोल करें थोड़ा सा। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपरटेंशन, तो आप ज्यादा मदिरा पान करते हैं रोज, तम्बाकू भी खाते पीते हैं, और आप टेंशन भी खूब लेते हैं, तो आपको बधाई हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। लो सोडियम इनटेक में आप क्या करें कि सफेद वाला नमक तो बिल्कुल बंद कर दें। तो नमक कम कर दें एक तो पहला। दूसरा, रिकमेंडेड एम फॉर 2300 मिलीग्राम से लेके सोडियम पर डे 1500 मिलीग्राम तक होना चाहिए, अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग है। ठीक।
अब इनकी डाइट में हाई बीपी वाले में क्या प्रॉपर होना चाहिए? 1000 मिलीग्राम इनके में सोडियम हो, है ना? 272 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है, 40 ग्राम्स प्रोटीन है, और 17 मिलीग्राम आयरन है, और टोटल फैट 15 ग्राम है, कैल्शियम 500 ग्राम है। तो टोटल कैलोरी 1600 चाहिए। 1600 से 2000 के बीच में आमतौर पे लोगों को कैलोरीज की जरूरत होती है। वो इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अब टाइम देखो पड़ा हुआ भाई, 1 बजे तो ये खा लेना, 4 बजे तो ये खा लेना, 8 बजे तो ये खा लेना, 9 बजे तो ये खा लेना, और 11 बजे तो ये केले खा लेना, रात को 11 बजे। अब मैं आपको बता दूं, जो चित्र है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बना हुआ मैंने, कॉपी पेस्ट किया, आप जानते हो ये सब चोरी की चीजें ज्यादा हैं। तो 11 बजे रात को अगर आपने केले खाए और आपके पेट में थोड़ी सी दिक्कत और भी हुई, तो पूरी रात चैन से सो नहीं पाओगे आप। और 11 बजे, सॉरी एएम है ये, मैं गलती कर रहा हूँ, एएम दिन का टाइम है, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, है ना? रात को 11 बजे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो 8 बजे तक का इन्होंने रिकमेंड किया है कि 8 बजे तक आप कुछ ले सकते हो। और देखिए आप क्या करिए, एक बहुत अच्छी आदत ये है, अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है, तो जब भी वो खाना खाए तो उससे पहले आप उसको सलाद बना के रख दो, और उससे कहो कि पहले सलाद खाओ, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम सलाद खाओ, और उसके बाद खाना खाओ। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, सलाद से उसका थोड़ा सा पेट भर जाएगा, टेस्ट भी फुल हो जाएगा, फिर वो तमाम चीजों को कम खाएगा। और सलाद आप जानते हैं उसमें हरी चीजें होती हैं, और सारा फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स सब कुछ उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिच फूड्स, मैग्नीशियम रिच फूड्स आप इसमें लें। इसमें जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हैं। बेनिफिट क्या है? मैग्नीशियम अगर होगा सही तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ये। कैल्शियम भी बेहतर है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कैल्शियम से भी रेगुलेट होता है। तो कैल्शियम रिच फूड्स आप लें, जो भी हो। और कैल्शियम रिच फूड्स लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये चूना जो होता है, सफेद चूना, जिसकी हम लोग पुताई करते हैं घरों पे, गाँव में। अंग्रेज अगर देखें तो बड़े परेशान हो जाएंगे, बताइए इतनी बड़ी मेडिसिन है ये चूना, उससे ये लोग अपने घरों को पोत रहे हैं। उनके लिए तो कैल्शियम बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट मिनरल है। और यहाँ पे उस मिनरल का ये हाल है कि घरों में जो है पुताई होती है उसकी, है ना? उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हम लोग। आगे देखिए, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फॉर हाइपरटेंशन क्या है? होल ग्रेन्स लें। हर जगह पे बात आती है बार बार, होल ग्रेन, होल ग्रेन, होल ग्रेन। और आप क्या करते हैं? दाल बनाते हैं अरहर की तो उसपे छिलका नहीं होता, उड़द की बनाते हैं तो उसपे छिलका नहीं होता, मूंग बनाते हैं तो उसमें छिलका नहीं होता। और चावल जो आप लेके आते हैं, चावल के ऊपर जो एक लेयर होती है स्पेशल प्रोटीन की, वो निकाल ली जाती है, और उस पर पॉलिश कर दी जाती है, जैसे चावल देखने चमकने में अच्छा लगने लगे, जो आपके लिए बढ़िया जहर बने, और तसल्ली से आप धीरे धीरे मर पाए, है ना? तो ये हाल किया जा रहा है क्वालिटी के नाम पे और दिखाने के नाम पे। चावल देख के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो चावल आपके लिए जहर है। और जो चावल असली है उसे आप खाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो लीन प्रोटीन्स हैं जो आसानी से पच सकते हैं, उनमें आप मुर्गा खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, है ना? और पहले ये होता था कि मंगलवार को नहीं, बृहस्पतिवार को नहीं, सैटरडे को अंडे मत खाओ, लेकिन विज्ञापन आने लगा कि संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। तो भाई बच्चों ने कहा कि ये तो कह रहे हैं रोज खाओ, तुम कह रहे हो इन दिनों मत खाओ, बेवकूफ बड़ी बातें कर रहे हो, बूढ़े हो गए, तुम्हारी अकल में बातें नहीं आती, जो पुरानी जवानी बात हो गई। फिर वो क्या कहते हैं कि बुड्ढा जो है ना सठिया गया, इसे छोड़ो, और बाहर ठेला लगा होगा उस पर चल के खाते हैं। और यही होता है कि जब वो बूढ़े होते हैं, तब उनके बच्चे उन्हें कहते हैं वो सठिया गया। तो ये क्रम चलता रहता है, परिवर्तन का नियम है। और बूढ़े चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहेंगे, बच्चे उन्हें डिसओबे करते रहेंगे, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा, और ये चक्र चलता रहेगा। हमारे जैसे लोग पढ़ाते रहेंगे, आप जैसे पढ़ते रहेंगे, कुछ अमल करेंगे, और ज्यादातर संडे या मंडे रोज खाएंगे अंडे। ठीक। मेंटेन हेल्दी वेट, वेट को बढ़िया तरीके से मेंटेन करें। और वेट अगर आपका सही होगा तो आपकी मांसपेशियों पर कम असर पड़ेगा,
और वेट ज़्यादा होगा तो शरीर को उतना ही पावर के साथ में ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड को पहुंचाने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी आपकी सही हो, कम से कम 150 मिनट तक आप एक्सरसाइज करें। आप 150 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटे। आप में से कौन यंग ऐसा है जो 2.5 घंटे एक्सरसाइज करता हो? अगर वो एक्सरसाइज के नाम पे 10 मिनट हाथ पैर हिला ले तो उसकी जो जान है वो ऊपर आने लगेगी। और अगर आप लोग किसी उसमें जाएंगे मॉल वगैरह में, तो आप क्या करेंगे? आप ढूंढेंगे कि लिफ्ट कहाँ है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, है ना? तो एक्सरसाइज तो काफी आपने कर ली, एक फ्लोर चढ़ गए, ये बड़ी बात है। और इससे पहले हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों का जो टाइम होता था, हमारा स्कूल जो था, 8th और 9th क्लास जहाँ होता था, वो हमारे यहाँ से करीब करीब 4-5 किलोमीटर दूर होता था। पैदल जाते थे हम लोग। तो समझिए उस समय इतना सब कुछ होना बड़ी बात होती थी। आज तो उस मॉर्निंग में आप चलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कितना चलते होंगे ईमानदारी से बताएंगे तो गलत होगा। इसके साथ ही ये आज का सेशन यही खत्म होता है। और एज यूजुअल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू ऑल जिन्होंने ज्वाइन किया। और कल और परसों शायद 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन और लगेंगे, आपके बाकी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, वो गूगल फॉर्म भर के डेटा हमें अवेलेबल करवा देंगे, तो उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और जैसा मैंने पहले बताया था, जो हाँ जी बताइए। सर हाँ जी। सर हमने ऐसे फॉर्म तो सर फिल किया है सर। लेकिन उसमें डेटा में नहीं शो कर रहा है। मैं ओके अभी सर। फिलहाल 1 मिनट और इस सर वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? ओके नहीं सर। तो मेरी बहुत लंबी होती है, कोई फायदा नहीं है। So thank you all for joining. If you have any question, you can ask me in offline mode. Now I am just going to stop this recording right now, and I extend my good wishes to you all to keep your learning continue. Thank you for joining us.